तो चलिए, जीवन की मौलिक इकाई में जो है फर्स्ट टॉपिक है अपना जो है कोशिका। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो मतलब एक लेक्चर और जो है अपलोड किया है, उसको जाइए देखिए, क्योंकि वो उसमें जो है आपको जीव विज्ञान क्या है, फिर जीव विज्ञान प्रकार, वनस्पति विज्ञान और जो है जंतु विज्ञान, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है जिन लोगों ने, वो देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है पहले से ही। तो चलिए जो है जीवन की मौलिक इकाई में फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सेल। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका। कोशिका, देखिए कोशिका क्या है, क्यों कोशिका कहा गया, पहले इसको तो बताते हैं, मतलब इसका अध्ययन किसमें किया जाता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, साइटो, ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, सन 1665 में जो है इन्होंने एक कार्क लिया। कार्क मतलब कार का टुकड़ा लिया। कार्क मतलब होता है जैसे पेड़ पौधों की जो छाल होती है ना, उसे कार्क बोला जाता है। ठीक है, अपने यहाँ अपने भाषा में तो पेड़ पौधों की छाल ही बोलेंगे ना, जो उसकी आउटर लेयर होती है, जैसे पेड़ होता है ना, यही ना होता है, तो उसके ऊपर देखिए परत रहता है, छाल, आउटर लेयर। ठीक है, पाया जाता है। जब छाल को हटाएंगे तो उसके बाद जो है पेड़ का जो है पूरा तना दिखता है। जैसे हम लोगों का जो है यहाँ पे हाथ हो गया ना, यहाँ का जब मांस हटा देंगे तो हड्डियाँ दिखती है, सेम उसी प्रकार होता है। तो यही पेड़ की छाल मतलब कार्क को लिया उन्होंने, और उसको जो है स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी उन्होंने खुद ही बनाया था, जो है स्वयं बनाया था सूक्ष्मदर्शी, उस पर रख कर देखा तो उन्होंने क्या पाया कि मधुमक्खी की छत्तों की जैसी संरचना बहुत सारी, अब उसमें तो एक ही कोशिका थोड़ी रहेगी, कार्क में बहुत सारी कोशिका दिखाई दी। कैसे दिखाई दी? मधुमक्खी की छत्ते की जैसे संरचना। ठीक है, यही ना होता है, ऐसे 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 उनको दिखाई दी, कोठरी नुमा। ठीक है, कोठरी के आकार की जैसी संरचना उनको दिखाई दी। ये जो मतलब मधुमक्खी की छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दी, ये एक ही बात, मतलब एक इस कोठरी नाम दिया, कमरा। ठीक है, इसी को उन्होंने सेल बोला, मतलब कोशिका। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका। एक चीज अब अभी देखिए जो है अपने हाथ से ही, मतलब सुई की नोक जानते हैं कितना बारीक होता है, कितना छोटा होता है, अगर उसको यहाँ से चुभा के निकालेंगे ना, तो एक कोशिका नहीं आएगी, 20 कोशिका आ जाएंगी, 10-15 कोशिका आ जाएंगी। ठीक है, तो कोशिका बहुत छोटा छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप पे रख के उन्होंने देखा। हाँ, लेकिन मृत कोशिका को देखा। ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने ही देखा, लेकिन मृत कोशिका को देखा, तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, और बाकी और हम सारी चीज़ें जो है लिखते हैं। ठीक, कोशिका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, सन 1665। रॉबर्ट हुक, ठीक है, नामक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक ने किया मृत कोशिका खोज किया। ठीक है, कोशिका कैसी थी? मृत थी। कोशिका कैसी थी? मृत। ठीक है, मरी हुई कोशिका। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सब जीवित कोशिका खोज किया, मतलब जंतुओं में, पादपों में, जो कि आगे चल के हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, जो है 1665 में, सन 1665 में किया था। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हुआ, और इनका स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी था। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल जो है लैब वगैरह में लाके खरीद के देते हैं ना, मतलब बाजार से लेते हैं ना, उसको मंगवाते हैं, तो इनका स्वनिर्मित इन्होंने खुद बनाया, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा
माइक्रोस्कोप। ठीक है, द्वारा देखा। ठीक है, तो इन्होंने जब देखा तो क्या पाया कि मधुमक्खी की छत्तों के जैसे संरचना इनको मिली। ठीक है, अब एक कोशिका थोड़ी ना थी कि हाँ चलो एक कोठरीनुमा दिखाई दी। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे जो है अंग होते हैं ना, न्यूक्लियस होता है और सारी चीज़ें होती है जो कि हम आगे बताएंगे। तो इसको लिखिए जो है सन 1665 में जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था इसका खोज। ठीक है, खोज, डिस्कवरी, खोज। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए थोड़ा और इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसको नोट करिए या फिर इसको शॉर्ट लीजिए। थोड़ा आते हैं जो है सबसे छोटी और सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। उसके बाद मानव में आते हैं सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, मादा अंडाल, बड़ी मतलब बड़ी, लंबी अभी लंबी बताएंगे। लंबी मतलब ऐसे, ठीक है, और बड़ी मतलब ऐसे। ठीक है, बड़ा है, लंबा है, यही ना बोलते हैं लंबाई उसकी जो है 5 फीट है या 6 फीट है ना, बड़ा मतलब इतना बड़ा। ठीक, उसी प्रकार जो है सबसे छोटी कोशिका हो गया आपका जो है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव में जो है सबसे छोटी कोशिका होता है नर शुक्राणु का, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है मादा अंडा। तो ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए। उसके बाद हम आपको सबसे लंबी कोशिका, चलिए सबसे लंबी कोशिका, इसमें मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन सेल जो कि कहाँ पाया जाता है? ब्रेन। ठीक है, दिमाग में पाया जाता है, यहाँ पे दिमाग में न्यूरॉन सेल पाया जाता है ना। बाकी अभी आगे चल के और बताएंगे कि दिमाग में कौन कौन सा सेल पाया जाता है और कहाँ पे कौन सा सेल, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक हम जो है सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। ठीक है, पहले तो इसको लिखिए, उसके बाद हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, वो ज़्यादा आपको समझना है। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, कोशिका का जो है बायोलॉजिकल नेम साइटो है। ठीक है, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो है। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जो है, जो कोशिका का अध्ययन है उसे हम साइटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम खोज। इसको जो सर्वप्रथम खोज किया रहेगा उन्हीं को न जनक कहेंगे। अब खोज चाहे जीवित कोशिका किए हों या फिर जो है मृत कोशिका। तो सर्वप्रथम खोज किसने किया था? डिस्कवरी एंड फादर जो है रॉबर्ट हुक है। ठीक है, जो है मृत कोशिका खोज किया था। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोलिवान ल्यूवेनहक ने। ठीक है, एंटोलिवान ल्यूवेनहक ने जो है सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। लेकिन ये सर्वप्रथम जब बोला जाएगा, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया था, कोशिका जनक कौन है? ठीक है, तो आप जो है रॉबर्ट हुक को बताएंगे। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोलिवान ल्यूवेनहक। ठीक, सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान नामक जो है दो वैज्ञानिक ने इसका जो है सिद्धांत दिया। और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर जो है आप जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इसको आप जो है नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इन चीज़ों को जो मैं लिखवाया करूँ यहाँ पे, इसको जो है नोट डाउन जरूर करिए। और इसको जो है हमारे पढ़ाने के बाद आप लोग जो है खुद जाके पढ़ा करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही जितना पढ़ोगे, जितना शेयर करोगे, आप ही को आएगा। ठीक है, उनको भी आएगा, आपको भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो है पॉज करके वीडियो को लिखिए। मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। चलो, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि हमारी शरीर कैसे बनी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोशिका जो है विभाजित होती है। जब एक कोशिका रहती है
उसका भी बताएंगे किस कारण विभाजित होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताएंगे, कौन सी कोशिका विभाजित होती है, कौन सी कोशिका नहीं विभाजित होती है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से ये डाउट नहीं रह जाएगा कि कोशिका मतलब कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा जो है अंग पाया जाता है जो विभाजित करता है, ठीक है, या फिर पुनर्निर्माण उसको कहते हैं ना। तो आगे चल के सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे एक कोशिका, ठीक है, वो जब विभाजित करेगा तो एक ही कोशिका जो है 2 कोशिका बनाएगा, फिर एक कोशिका उसमें से फिर 2 बनाएगा, ठीक है ना, विभाजित होने के बाद। ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारी जो है कोशिका जो है हमारे शरीर में, असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है बना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके और लंबी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना बनाया, ठीक है। एक कोशिका है विभाजित होकर 2 बनाएगी, 2 है दोनों एक एक बनाएगी 4 हो जाएगा, चारों फिर एक एक बनाएंगे 8 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ। क्वेश्चन भी हो सकता है ना, कोई पूछ लिया कि मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ, मानव शरीर का निर्माण। अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं, उससे एग्जाम्पल से आपको और बेहतरीन समझ में आएगा और बेहतर, ठीक है। देखिए ईंट लीजिए, जो जिससे घर बनता है, बहुत एक ईंट है, बहुत सारी ईंटों को जोड़ दिया जाएगा तो एक दीवार बन जाएगा, ठीक है। एक दीवार बन जाएगा, दीवार जिसको कहेंगे दीवार। और वही अगर चारों तरफ दीवार जोड़ दिया जाए तो कमरा बन जाता है। सॉरी, कमरा बन जाता है, ठीक। और वही बहुत सारे कमरा, 2 4 6 8 10 कमरा बैठा दिए तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। यही ना होता है घर में, एक कमरा रहेगा तो उसको कमरा बोलेंगे, 3 4 कमरा 5 कमरा रहेगा तो उसको घर बोलेंगे, ठीक। उसी प्रकार जो है सेल मतलब कोशिका, सेल, बहुत सारी सेल्स, जैसे मैंने बताया ना विभाजित होता है, बहुत सारी सेल, बहुत असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक, ऊतक, ठीक है, टिश्यू। और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, बॉडी पार्ट, ठीक है। ठीक, और बहुत मतलब अंग जो है, हमारा हाथ क्या है, एक अंग है, आँख क्या है, अंग है, नाक क्या है, अंग है, कान क्या है, अंग है, तो सारी अंग जो है, पैर क्या है, अंग है, बहुत सारे अंग मिलकर क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर, ठीक है। यही ना होगा, क्या देखिए कोशिका मतलब ईंट, बहुत सारी ईंटों को जोड़े तो दीवार बना, और 4 5 दीवार जोड़ दिए, बहुत सारे दीवार रहेंगे, कमरा हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे कमरे को बना दीजिए, उसके बाद घर बन गया। तो सेम उसी प्रकार होता है, कोशिका जो है, बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर जो है अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से ही हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम आपको आगे चलते बताते हैं, ठीक है, कोशिका के बारे में और सारी जानकारी है, जो कि A to Z आपको एकदम बेसिक नॉलेज से बताई जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि हमसे पढ़ने के बाद ये नहीं कि आपको जो है कोशिका के बारे में जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में सारी नॉलेज जो है आपको भर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेने का, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो है चलो शुरू कर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लांट सेल जो है बनाया है। आप लोग जो है मतलब जंतु सेल भी देख लीजिएगा, जंतु कोशिका भी। यहाँ पे देखो मैंने पादप कोशिका बनाया, ठीक है। देखिए ये क्या है कि न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, हर एक कोशिका का जो है ब्रेन होता है। ब्रेन मतलब जैसे अपने बॉडी में ब्रेन होता है, दिमाग में ना कोई चीज़ें करनी हो या कोई चीज़ें आती हैं तो पहले दिमाग में ही आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है काम करते हैं। फिर जो है कंट्रोलर, इसको कह सकते हैं कि कोशिका कंट्रोलर केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक। और रिक्त के खाली जगह, ठीक है, उसको मतलब साइड में रखते हैं। देखिए ये होता है साइटोप्लाज्म। राइबोसोम ये है, देखिए राइबोसोम का क्या काम है, जो है प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे करता है, क्या कैसे सारी चीज़ें बताई जाएगी
कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के बाहरी आवरण है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। कोशिका के सारे अंग इसी जो है कोशिका झिल्ली में रहते हैं, लेकिन हाँ कोशिका झिल्ली ये जो है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल केवल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल मतलब दोहरी झिल्ली होती है ना, एक ऊपर से और जो है रहता है। हरित लवक हो गया, अंतःप्रदप जालिका हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं गाल्जी का या गाल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। ये जो है गाल्जी का क्या करता है, जैसे ऊर्जा का निर्वहन करता है। तो आगे सारी चीजें बताई जाएंगी, आप इसको नोट करिए जो है, फिर आप बुक से भी देख सकते हैं। प्लांट सेल है, ठीक है। बाकी आप जो है जंतु सेल भी, जंतु कोशिका भी देख लीजिएगा। तो मैंने सारी चीजें जो है बना के इसमें बता दिया है। अब चलिए एक एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। कोशिका भित्ति क्या है, सॉरी कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, केंद्रक क्या है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अंतःप्रदप जालिका, गाल्जी बॉडी वगैरह सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसको जो है चित्र बनाइए, नोट करिए, उसके बाद हम जो है चलते हैं आगे, ठीक है। टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे क्या है, मैंने इसको देखिए छाप दिया है, बना दिए, इसको आप लोग बनाइए। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। जैसे आप मतलब कोशिका के सारी अंग इसी मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे आप जो है मार्केट जाते हैं सब्जियां लेने ना, तो उसमें आलू हो गया और सारी चीज़ें, टमाटर हो गया, मिर्चा वगैरह सारी चीज़ें डलवाते हैं, तो उसको मतलब दुकानदार एक जो है झिल्ली में करके देता है ताकि वो कहीं पर जा ना सके, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार जो है सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लांट और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। पादप जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। ये जो है कोशिका झिल्ली जो है ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के सारे अंग इसी जो है झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। क्या है कोशिका झिल्ली, क्या है कि कोशिका के सारे अंग इसी झिल्ली में उपस्थित होते हैं। कोशिका तो बहुत होता है ना, जैसे मैंने बताया राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय हो गया ना, वहाँ पे आप लोगों ने देखा, और केंद्रक वगैरह सारी चीजें जो भी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, जैसे हो गया न्यूक्लियस आपका केंद्रक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय, ठीक है, लाइसोसोम हो गया आपका, सेंट्रोसोम हो गया, बहुत सारी चीजें जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो बाहरी आवरण है ना, इसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। एक कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, लेकिन इसके आगे जो है अभी आपको हम कोशिका भित्ति सेल वॉल बताएंगे तो किसमें पाया जाता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसको नोट डाउन करिए। ये क्या है, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, बनी होती है। उसके बाद जो है इसका कार्य क्या है कि कोशिका के जो मतलब कोशिका के बाहरी आवरण होता है, कोशिका के सारे अंग इसी के अंदर रहते हैं, मतलब एक आउटर मोस्ट लेयर पे रहता है। कोशिका सारी कोशिका के अंगों को जो है इसी के अंदर रखता है, ठीक है। तो एक कोशिका झिल्ली हो गया, मतलब सारे कोशिका के अंग इसी के अंदर रहते हैं। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको जो है कोशिका भित्ति बताते हैं। चलिए, कोशिका भित्ति क्या है, ये ओनली जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। ओनली मतलब केवल पादप या पौधों में पाया जाता है। जैसे प्लांट सेल लिख देता हूँ मैं, प्लांट कोशिका यानी कि सेल में पाया जाता है। ठीक है, उसको मतलब जैसे कि प्लांट सेल है जो होता है वो, देखिए प्लांट सेल बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे हम लोगों का जो सेल है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है, लेकिन जो है
उसको आगे बताएंगे। अभी जो हमारा हम लोगों का जो है शरीर होता है, जो शरीर के सेल होते हैं, बहुत ही मतलब धीमी गति से जो है विभाजन होता है, बहुत ही धीमी गति से वृद्धि होता है। प्लांट सेल क्या है, देखो बांस वगैरह का पौधा देखो कितनी तेज वृद्धि करता है, आज इतना है तो कल इतना हो जाएगा, ठीक। तो उसमें सेल डिवीजन मतलब सेल विभाजन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि ये जो है कोशिका भित्ति है, मतलब दोहरी झिल्ली इसको बोलते हैं, दोहरी झिल्ली, ठीक है। दोहरी झिल्ली, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, दोहरी झिल्ली, ठीक है। क्योंकि कोशिका का ये जो प्लांट सेल का कोशिका होता है, इसमें विभाजन मतलब इसके अंग जो है जल्दी जल्दी बन के फिर विभाजित करते हैं, तो इसमें दोहरी झिल्ली इसलिए ताकि कोशिका फट ना जाए, कोशिका झिल्ली फट जाएगी, इसीलिए जो है दूसरी झिल्ली दी जाती है, दोहरी झिल्ली सेल वाल, ठीक है। और उसको बढ़िया से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एक लिए जो है सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन की बनी होती है, जो दोहरी झिल्ली यानी कि कोशिका भित्ति होता है, सेल वाल होता है, वह जो है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ताकि जो है आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जो है सेलुलोज का बना होता है, इसको आप नोट करिए। देखिए सेलुलोज का बना होता है, ये जो है सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान, ठीक है, क्लियर। यह जो है केवल प्लांट सेल में यानी कि पादप पेड़ पौधों में पाया जाता है, और यह सेल्यूलोज का बना होता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, ठीक है। तो आगे बढ़िए चलिए, जो है इसके बाद कोशिका भित्ति और जो है कोशिका झिल्ली के लिए हुआ, बहुत ज़्यादा जो है आसान है ये सब चीज़ें, ठीक है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर एग्जाम में आए या फिर कोई पूछे तो आप लोग जो है बता देंगे, ठीक है। आगे चल के भी ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखनी है, पढ़नी है, सब कुछ करना है, इसीलिए सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया चलते हैं सीधा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका काम क्या है, खोज किसने किया, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले लिख लेता हूँ, खोज, इसका मतलब काम क्या है, सारी चीज़। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे करता है, जब हम जो है श्वसन लेते हैं, श्वास मतलब सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, मैं इसको जो है लिख के बढ़िया से बात बताऊंगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद जो है आपका हो गया श्वसन। जब आप श्वसन करेंगे तो उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। देखिए, ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रियम श्वसन जाता है तो उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, मतलब क्रेब्स साइकिल एक प्रकार का जो है क्रेब्स चक्र जब चलता है, उसको मतलब जो चक्र चलता है उसे हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं, ठीक है। जब क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, क्रेब्स चक्र जब चलता है तो एटीपी बनता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग तो मैं बताऊंगा या फिर आप लोग जो देख लीजिएगा, ठीक है। तो एटीपी का जब निर्माण होता है 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज
ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज से जो है ऊर्जा बनती है, ऊर्जा। इसीलिए ना माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा पावर हाउस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस, पावर हाउस अब दूसरा वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पावर हाउस ऊर्जा गृह है, ऊर्जा घर, ठीक है। तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है इसका कार्य, क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में जब शोषण जाता है, शोषण होता है, तो शोषण के द्वारा चक्र चलता है, जिस क्रेब्स चक्र कहते हैं। और जब क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वही ग्लूकोज से जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होता है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसको आप लोग लीजिएगा, आंतरिक दीवार। क्रिस्टी, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं मैंने बताया। शोषण होता है तो क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा बनती है, ठीक है। अब चलिए हम आपको जो है इसके बारे में और थोड़ा डिटेल बताते हैं और आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का है वो हो गया, जो है आप लोग इसको लिखिए और जो है या फिर इसको शॉर्ट मारिए, हम आगे फिर चलते हैं। अब देखिए गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी जिसको कहते हैं, गाल्जी काय, जैसे मैंने आपको बताया था ना उसमें, गाल्जी काय या फिर गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी क्या काय क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा देगा, ठीक है। अब ये नहीं कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो हर एक कोशिका में ऊर्जा ये जो है बनाता है, ठीक है, मतलब पावर, जैसे पावर हाउस कहा जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक उसी प्रकार गाल्जी बॉडी काम क्या है। जैसे अभी हम मान लीजिए बोल रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम किसको चाहिए? हमारे जीव को चाहिए, ठीक है। तो जीव की जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? जीव बोलना ही बंद हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, बस एक दौड़ता हुआ इंसान, मतलब धावक जो होता है ना, दौड़ता है, रेसिंग लगाता है, वो जब दौड़ता है, मान लीजिए जितना भी दूर दौड़ा, मान लो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, जब दौड़ेगा तो उसकी जो है पैर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। पैर को जब ऊर्जा चाहिए तो क्या होना चाहिए कि पैर की ऊर्जा जब खत्म हो जाए तो इसका मतलब है पैर जाम हो जाए, तो पैर काम करना ही बंद कर दिया, पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब थकता है या फिर हम लोग जब थकते हैं दौड़ने के बाद, हम ही दौड़े आप ही दौड़े तो देखे होंगे कि जब थकता है इंसान तो पूरी बॉडी उसकी थक जाती है। ऐसा नहीं कि हाँ केवल पैर ही दर्द कर रहा है, बाकी हाँ पूरा जान है, एकदम कोई आ जाए बस तुरंत तड़ातड़ करने, लेकिन ऐसा नहीं होता। गाल्जी बॉडी का काम क्या है? जहाँ पे ऊर्जा की कमी रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक हंसता हुआ बच्चा है, ठीक है, वो खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या है? पैरों की जरूरत। मान लो फुटबॉल खेल रहा है, दौड़ दौड़ के मार रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, हाथ पैर चला रहा है, हाँ बॉल आया मार के फिर उसने रन भागा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको होगी? पैर को होगी उसके, और हाथ को होगी ना।
तो क्या होना चाहिए कि पैर और हाथ थक जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब थकता है तो पूरा बॉडी थकता है। लगातार अगर आपको हम कोई भी चीज़ करवाएं, दौड़वाएं तो दौड़वाएंगे लगातार, ऐसा नहीं कि हाँ चलो 100 मीटर दौड़वा दिए, फिर थोड़ी देर जो है रेस्ट करने दिए, तो उसमें क्या होगा, फिर ऊर्जा बन जाएगी ना। श्वसन क्रिया द्वारा श्वसन हो रहा है, क्रेफ्ट चक्र चल रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, एटीपी के जरिए जो है ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा दे रहा है, तो उतने में बना लेगा। ठीक है, तो क्या होता है जब ये दौड़ेगा, मान लीजिए ये दौड़ रहा है, तो जब एकदम थक जाएगी, इसकी पूरी एकदम बॉडी थक जाएगी, ऐसा नहीं कि केवल पैर थक जाएगा। तो गांधी बॉडी का काम क्या है, जैसे पैर को सबसे ज़्यादा ही ऊर्जा की जरूरत है, तो सारी जहाँ मतलब सारी जगह की ऊर्जा मतलब पूरे बॉडी की ऊर्जा लाके इसी को देगा पैर को, जहाँ पे अधिक ही जरूरत रहेगी जो है ऊर्जा की, वो सारी ऊर्जा मतलब इसका क्या है, ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का संवहन करना एक जगह से दूसरे, जहाँ पर मतलब ऊर्जा की कमी है, जाते वाले जगह से कम वाले जगह पे ऊर्जा ये भेजता है। ठीक है, गाल्जी काय की मतलब खोज किसने किया था, गाल्जी काय का अध्ययन किसने किया था, कैमिनो गाल्जी ने। ठीक है, इसीलिए उसने इसका गाल्जी वाटी नाम वही रखती है। ठीक है, तो क्या गाल्जी वाटी का काम है कि जो ऊर्जा, जैसे पैर को ज्यादा जरूरत है ऊर्जा की, तो सारी जगह की ऊर्जा इसको देगा। जब तक पैर से कार्य किया जाएगा तो सारी ऊर्जा जो है पैर को देगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि दौड़ने के बाद सारी बॉडी हमारी जो थक जाती है, ऐसा नहीं केवल पैर ही थकता है। ठीक है, पूरी बॉडी जो है थक जाती है। फिर क्या होगा कि हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी सांस लेंगे, क्या होता है ना, जल्दी सांस लेता है, तो उसी प्रकार जो है फिर क्या होगा, क्रेफ्ट चक्र चलेगा, फिर एटीपी का निर्माण होगा, फिर उसके बाद ग्लूकोज ऊर्जा फिर बन जाती है। तो वही चीज़ है कि इसका काम क्या है गाल्जी काय का, कि ऊर्जा का संवहन करना। जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत रहेगी, मतलब जहाँ पे कम होगा ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा जहाँ पे रहेगा उसको ले आके उसको देगा। ठीक है, जहाँ ऊर्जा की जरूरत रहेगी वहाँ पे ऊर्जा देगा। ठीक है, तो यही काम है गाल्जी काय का। तो समझ में आ गया होगा। बाकी इस बुक में और ज़्यादा डिटेल्स में लिखा है, लेकिन समझने के लिए गाल्जी वाटी का क्या काम है कि ऊर्जा का संवहन करता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि जब दौड़ेंगे तो पैर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ना, पैर को ना, तो पैर को ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो और सारी जगह की ऊर्जा वो ट्रांसफर करेगा वहाँ पे ले आके। ठीक है, वही चीज़ है गाल्जी काय का काम। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए, कैमिनो गाल्जी ने इसका जो है अध्ययन किया था। ठीक है, इसका गाल्जी वाटी का काम क्या है, ऊर्जा का संवहन करना, बस आदान प्रदान करना। ठीक है, राजधानी। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में जो है 65% पानी होता है, जल होता है। ठीक है, शरीर में 65% जल होता है। ऐसा नहीं कि अभी आप कहीं पे चोट लगता है, ठीक है, कट जाता है तो पानी निकलता है। अरे भाई, 65% मतलब शरीर में पानी है तो सबसे ज़्यादा ही होगा ना। 45% में सारी बाकी जो है चीज़ें आती हैं, 65% पानी है। लेकिन कहाँ है वो आपको बताएंगे। अभी देखिए, यहाँ पे कट लगा दें तो खून निकलेगा। ठीक है, पानी थोड़ी ना निकलेगा। तो वही चीज़ है कि जो पानी है वहाँ पे रहता है। पानी जो है वही राजधानी में रहता है, वाइटपोल्स में, जो कि राजधानी कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जो 65% पानी होता है हमारे शरीर में 65% पानी एकत्रित रहता है, फिर वैक्यूल्स में रहता है। ठीक है, रहता है, लिख देता हूँ, एकत्रित रहता है। ठीक है, तो जो 65% पानी में होता है ना, वो हमारे शरीर में जो 65% पानी होता है वो राजधानी में यानी कि वैक्यूल्स में ही रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। वैक्यूल्स क्या है कि जो शरीर में हमारा जो है 65% पानी रहता है, तो सारे जो है वैक्यूल्स में रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए फिर सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तारक क्या है, जैसे सेंट्रोसोम क्या है, कोशिका विभाजन। पहले इसको लिखिए, जो हमारे शरीर में 65% पानी होता है जो कि वैक्यूल्स में एकत्रित रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं 5वां। अब लोग नंबर डालिएगा, नंबर डालने को भूल गए, अभी कोई दिक्कत नहीं। जिसको सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय बोलते हैं, तारक काय। ठीक है, तारक काय की खोज जो है बोगरी ने किया था।
तारक काय की खोज सर्वप्रथम गोबरे ने किया था, इसका अध्ययन किया था तारक काय का, ठीक है। कोशिका के अंदर जो है तारक काय का खोज गोबरे ने किया था, इसका अध्ययन, ठीक हो गया। तारक काय का काम क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के ही द्वारा जो कोशिका विभाजन होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक कोशिका से जो है पुनर्निर्माण होता है 2 कोशिका, ठीक है। एक कोशिका है, फिर एक कोशिका वो बना देगा 2 हो जाएगा, फिर एक कोशिका जो है फिर जो है एक बनाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है पुनर्निर्माण, तारक काय का काम है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, जो है कोशिका का पुनर्निर्माण, उसको विभाजन करना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे वृद्धि करता है ना, तो वो सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है इसका जो है पुनर्निर्माण, ठीक है। कोशिका का सेंट्रोसोम अगर ना कोशिका के अंदर पाया जाए तो कोशिका क्या है, विभाजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेंट्रोसोम के कारण मतलब तारक काय के कारण ही हमारा कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। अब आइए इसमें थोड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं। ये हो गया, देखिए जो न्यूरॉन सेल है अपना, देखिए ब्रेन में पहले आपको बता देते हैं, ब्रेन जो है अपना दिमाग, ब्रेन में जो है न्यूरॉन सेल 90% प्लस 10% न्यूरॉन सेल पाया जाता है, 90% और 10% जो है गिलिया सेल, ठीक है। गिलिया सेल पाया जाता है, गिलियल सेल या गिलिया सेल, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल जो होता है इसमें, जैसे कि आप लोग पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, न्यूरॉन सेल में जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जैसे आपके सर में कोई गहरी चोट लग जाए, हाँ ऊपर तक लगे तो ठीक है, ठीक हो जाता है, लेकिन गहरी चोट लग जाए, ब्रेन में जब लग जाए तो ठीक नहीं होता है, ठीक है। वो ठीक नहीं होता, क्योंकि नहीं होता है क्योंकि जो न्यूरॉन सेल है वो विभाजित ही नहीं होता, तो कैसे सही होगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारे सर वगैरह में फूट जाता है किसी के भी, वो जो है जल्दी ठीक नहीं होता, मतलब ऐसा कहीं ठीक ही नहीं होता। अब 10% गिलिया सेल, इसमें देखिए सेंट्रोसोम जो होता है विभाजन होता है, सेंट्रोसोम जो है जब मतलब कोशिका का विभाजन एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा कर देता है, तो वो कैंसर बन जाता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, जब जहाँ पे कोशिका जैसे मान लो अब, इसीलिए मैंने बताया 10% गिलियल सेल पाया जाता है, ओनली जो है अधिकतर बहुत ज़्यादा 90% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 10% थोड़ा सा ही तो होता है, इतना बड़ा है अगर तो 90% इतना होगा, 10% थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अब ससुरा ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब न्यूरॉन सेल पाया जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, इसी ससुरा की वजह से होता है गिलियल सेल जो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो गिलियल सेल क्या होता है, जब इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा अपना कार्य कर देगा, बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, बस अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ही जो है कैंसर है। जब जहाँ पे जो है ज़्यादा ही कोशिका विभाजन हो जाएगा तो वहाँ पे कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो क्या है कि न्यूरॉन सेल में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मैं उसको लिख देता हूँ, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन सेल में, ठीक है, न्यूरॉन सेल में। और सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, लीवर, लीवर। अगर लीवर जैसे होता है ना, ऐसे लीवर यही ना होता है, तो थोड़ा अच्छा बना देते हैं रफली, वैसे भी उतना नहीं, लीवर यही ना होता। अगर लीवर को इतना काट भी दिया जाए तो फिर जो है उसके जो है सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है उन कोशिकाओं में, तो जल्दी जल्दी विभाजन करके वो सही हो जाएगा, ठीक है। लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ से लिख देते हैं, नहीं तो आगे चल के लोचा हो जाएगा फिर वही, सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम के द्वारा ही कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। और यही सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, ठीक है। न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन ब्रेन में 2 प्रकार के सेल होते हैं, गिलियल सेल और न्यूरॉन सेल, जो कि इसमें विभाजन होता है। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है गिलियल सेल में,
ठीक है, तभी ना जो है कहीं और लग जाए, मतलब ऊपर साइड, तो वहाँ पे ठीक हो जाता है, अंदर ज़्यादा गहराई पे लग जाएगा एकदम ब्रेन में तो नहीं ठीक होता है। ठीक है, अभी ज़्यादा चोट लग जाए ना तो आदमी खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो सही नहीं होता है। तो वही चीज़ है, जब ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम की बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देगा कोशिका की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, लीवर में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है सेंट्रोसोम, इसीलिए जो है लीवर में कोई भी टूट फूट होती है तो खुद ही ससुरा सही कर लेता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम की खोज बोगरी ने की है। सेंट्रोसोम के कारण ही जो है कोशिका विभाजन होता है, कोशिका पुनर्निर्माण करती है, और सबसे ज़्यादा जो है सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है, मनुष्य की बात करें तो, और ब्रेन में जो है न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है, बाकी ब्रेन में न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल दोनों पाया जाता है। ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसीलिए वह विभाजन करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, क्लास लंबा नहीं करना चाहते, आगे चलिए एक हेडिंग और बताते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में। अभी तो कोशिका चैप्टर देखिए बाबू बहुत बड़ा है, एक दिन में उसको हम नहीं, एक क्लास में नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, एक क्लास में खत्म करना तो सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो छोड़ जाएंगी, इसीलिए डिटेल में बताएंगे। एक दो क्लास और अटेंड करना पड़े उसके लिए दिक्कत मत लीजिएगा, आप लोग जो सीखिएगा एकदम जीरो लेवल से बढ़िया सीखिएगा। ठीक है, तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसको नोट करिए, और जो मैं बोला करूँ, जो ना लिख पाया करूँ, उसको वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, हाँ ये चीज़ें, तो चीज़ें लिख लिया करो। और चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी तरह का समझ में आ ही गया। चलिए नेक्स्ट है अपना जो 6वां या 7वां जो भी हो, नंबर डाल लीजिएगा, हम डालते आए होते तो हमको पता भी होता। अंतःप्रदप जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ कम बताया ना, अंतःप्रदप जालिका, कोशिका के जितने भी अंग, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे चल के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी कोशिका बताऊंगा कि कौन कौन सी, मतलब जंतु कोशिका में कौन से मतलब पाया जाता है, कौन सा पादप कोशिका में, कौन दोनों कोशिका में पाया जाता है, वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, दोनों में पाया जाएगा ना, कौन सी चीज़ें केवल पादप कोशिका में पाई जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा की जरूरत दोनों को है तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम वगैरह, तो कौन सी चीज़ें नहीं, कौन सा में नहीं पाया जाएगा, जंतु में कौन सा, पादप में नहीं पाया जाएगा, कौन सा दोनों में पाया जाएगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो पहले जो है अंतःप्रदप जालिका आपको बता रहे थे, फिर आगे चल के मतलब बेसिक चीज़ें पहले जान लो, फिर इसके डिटेल में जो भी आगे जैसे रहेगा उससे बताएंगे हम आपको। जो है चलिए अंतःप्रदप जालिका लिखते हैं, देखते हैं। अंतःप्रदप जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मतलब कोशिका के अंदर सारे अंग होते हैं, जैसे कोशिका हो गया ना, न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा छोटा लेते हैं, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी, और जो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, अन्य अंग जो है। तो ये जो अंग है इसमें जो है कंकाल कार्य, आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता कार्य करता है। जैसे मतलब अभी कोशिका है, इसके अंदर अगर जो है मतलब जालिका मतलब जैसे रहता है ना, कोशिका जब रहता है तो ऐसे ऐसे रहता है ना, तो उसमें जो है देखे होंगे। आगे चल के मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो और बेहतरीन समझ में आएगा, तो पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद आगे चल के सारी चीज़ें और डिटेल में बताई जाएगी, उसका जो है दिक्कत मत लीजिए। तो अंतःप्रदप जालिका का कार्य क्या है उसको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसका कार्य क्या है, आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता, वसा निर्माण, निर्माण कैसे रहता है, निर्माण और प्रोटीन निर्माण।
पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर सारी चीज़ें और डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो अंतःप्रदप जालिका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वो काम क्या है, जैसे अपने बॉडी में पूरा, ह्यूमन बॉडी में पूरा जो है कंकाल होता है, हड्डियाँ जो होती हैं, अगर हड्डियाँ ना रहे तो जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, तो हड्डी निकाल दिया जाए तो मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, पिचक जाएगा ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे घर है, घर में पिलर रहता है या दीवार रहती है, तभी तो छत टिकता है ना, रूफ अपना। अगर वही जो है पिलर न रहे, मतलब खंभे जो लगते हैं ना पिलर, अब तो भाई नए ज़माने में पिलर ही आता है, फिर आदमी अलग से दीवार करवाता है ना, तो पिलर के द्वारा ही छत टिकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो है आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, कंकाल का, ठीक है, कंकाल में कार्य करता है। और आंतरिक सहायता, मतलब जब कंकाल के रूप में जो है सारी चीज़ें को, सारे अंगों को पिचकने नहीं देता, नहीं तो क्या होगा कि जो कोशिका सारे अंग उसी में पिचक जाएंगे, ठीक। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको जो है आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कंकाल कार्य करता है, और इसी में जो है वसा का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये क्लियर हुआ ना, आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता और वसा का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए हम आपको बताते हैं वसा का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण इसके जरिए कैसे होता है। बाकी आंतरिक सहायता, आंतरिक कंकाल का कार्य ये करता है, ठीक है। वो क्या, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में अपन ईआर भी बोलते हैं, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे हो गया ना। ये दो प्रकार का नहीं होता है, इसका पार्ट ही दो होता है। एक जो है स्मूथ पार्ट होता है, स्मूथ यानी कि चिकना, रफ, ROUGH, ठीक है, रफ, आर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदरा, एकदम क्लीन होता है, जो है खुरदरा होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये जो चिकना वाला पार्ट है, इसी के जरिए जो है वसा निर्माण होता है, वसा का निर्माण, ठीक है, वसा का निर्माण। और ये जो रफ वाला पार्ट है, रफ वाले पार्ट से नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि रफ वाले पार्ट से ही जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण होता ही है, लेकिन ये जो आपको खुरदरा पार्ट इसलिए दिख रहा है कि इस पर राइबोसोम उपस्थित है, इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है। ये जो रफ वाला पार्ट है, चिकना वाला पार्ट, इसी के द्वारा जो है वसा निर्माण होता है, और सॉरी चिकना स्मूथ वाले पार्ट के जरिए वसा का निर्माण होता है, और रफ वाला जो खुरदरा पार्ट है, इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है, और राइबोसोम के द्वारा ही राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के द्वारा ही जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम की खोज किसने किया और कैसे करता है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये चीज़ें पहले क्लियर करिए। इसका दो पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नहीं दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का नहीं होता है, एक ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसमें ही दो पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होता है, खुरदरा पार्ट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, ऐसा नहीं कि रफ वाला ही प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ वाले पार्ट में राइबोसोम होता है, राइबोसोम के द्वारा ही जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन जो है स्मूथ वाले पार्ट से वसा का निर्माण होता है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इसको आप बनाइए और ऐसे लिखिए। जो मैंने बोला कि रफ वाले साइड में जो है राइबोसोम उपस्थित होता है, और राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ऐसे लिखिए, ठीक है। और स्मूथ वाले पार्ट से जो है वसा का निर्माण होता है, ठीक। तो चलिए आपको राइबोसोम के बारे में बताते हैं, इसको क्लियर करते हैं, फिर राइबोसोम के बारे में बताते हैं। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे ने खोज पैलाडे ने किया था, ठीक है। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। यह कहाँ पे पाया जाता है? या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले साइड में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रफ वाले पार्ट में पाया जाता है।
ठीक है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वाले पार्ट पे उपस्थित या पाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। प्रोटीन निर्माण कार्य होता है। ठीक है, अब राइबोसोम देखो क्या है, ये देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S में, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिए। जो है राइबोसोम की खोज किसने किया था, पैलाडे ने किया था। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वाली साइड में पाया जाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, क्लियर। उसके आगे मैं बताता हूँ कि 70S 80S जो है, जो होता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, उसको कैसे पहचानते हैं, कौन सा 70S कौन सा 80S, तो उसको बताते हैं। ठीक है, 70S 80S। ठीक है, यस का मतलब हो गया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे। ठीक है, सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको यस को ही जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यस को ही सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसी के आधार पे हम जो है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको पता लगाते हैं। अभी आपको बताते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, यूकैरियोटिक में। ठीक है, अब देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें। ठीक है, 70S और 80S। अभी मान लीजिए कि हमारे पास जो है 2 गुब्बारा है। ठीक है, इसको मतलब हम बता देते हैं कैसे इसको कहा जाता है, मतलब सॉरी कैसे इसको पता चलता है कौन सा 70S है कौन सा 80S। 80S मतलब बड़ा वाला, 70S मतलब छोटा वाला। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक, तो ये जो है एक मतलब पात्र लिया जाता है द्रव के द्वारा, जैसे लिक्विड, जैसे जल है। मान लो एक पात्र है, इसमें जल भरा है। अब हम 2 गुब्बारा लेते हैं। ठीक है, 2 गुब्बारा लेते हैं। ठीक है, दोनों साइज में एक ही है। ठीक है, कलरफुल है, एक में द्रव भरा हुआ है एक में नहीं भरा हुआ, लेकिन हमें देखने से पता नहीं चल रहा है कि जो है कि किस में लिक्विड भरा हुआ है, किस में जो है केवल एयर भरी हुई है, हवा भरा हुआ है, किस में जो है द्रव भरा हुआ है, नहीं पता चल रहा है। तो अगर हम आपको दोनों एक ही साइज कराएंगे, अगर बोलेंगे कौन सा बड़ा है, तो आप यार सेम ही है ये तो आकार के हिसाब से, लेकिन ऐसे नहीं। जब उसको द्रव में डालेंगे तो क्या होगा, जो द्रव वाला होगा उसमें डूबेगा, वो वाला नहीं डूबेगा। तो ये थोड़ा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम चीज़ें लेते हैं। मान लीजिए 2 सिक्का, एक सिक्का जो है 5 ग्राम का है। ठीक है, और एक सिक्का उसी साइज में 10 ग्राम का है। ठीक, एक सिक्का 5 ग्राम का, एक सिक्का 10 ग्राम का। ठीक है, ऐसे दिखाएं हम आपको। ठीक है, कि कौन सा बड़ा है। अरे यार सर जी, दोनों तो साइड में एक ही समान लग रहे हैं, तो दोनों बड़ा है। ठीक है, दोनों एक साइज के, लेकिन ऐसे नहीं। जब उसको जो है सिक्के को 10 ग्राम और 5 ग्राम वाले को सिक्कों को जब हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मंगवाएंगे, मतलब जो ग्लास होता है ना, ग्लास बोलते हैं ना, घर में स्टील वाला होता है, वैसे कांच वाला होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला भी मिलता है, उसमें पानी भरवाएंगे। ठीक है, द्रव लिक्विड कोई सभी, ये तो पानी ही ले लेंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जानते हैं कहाँ से लिक्विड और सारी चीज़ें खोजने जाएंगे। ठीक है, तो जब इसमें जो है 5 ग्राम वाला और 10 ग्राम वाला दोनों सिक्के डालेंगे, तो क्या होगा कि 10 ग्राम वाला थोड़ा जल्दी नीचे जाएगा, 5 ग्राम वाला थोड़ा लेट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह वजन है। ठीक उसी प्रकार हम ये जो है 70S और 80S वालों को एक द्रव में डालते हैं, और जो पहले नीचे चला जाता है उसे हम मान लेते हैं कि 80S है, और जो बाद में जाता है उसे हम मान लेते हैं कि 70S है। बस यही है इसका जो है पहचानने का तरीका। और हाँ, यूकैरियोटिक वाला ये जो है आँख से भी दिखता है, और जो है बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा भी दिख सकता है। आँख से तो दिखेगा ही, दोनों बिना माइक्रोस्कोप द्वारा भी देखा जा सकता है। और 70S वाला ससुरा बिना माइक्रोस्कोप द्वारा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना।
कि 70 यस और 80 यस क्या होता है, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। यस का मतलब हो गया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसलिए यस लिखा जाता है कि इसी के आधार पे ही हम पता लगाते हैं कौन सा यूकैरियोटिक है कौन सा प्रोकैरियोटिक है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे ही हम द्रव में उसको डालते हैं, जो पहले नीचे चला जाता है उसे हम 80 यस मान लेते हैं, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा ये हो गया, ससुरा छोटा है, ये छोटा, ठीक है। तो जो पहले नीचे जाएगा उसे हम 80 यस मान लेंगे, और जो बाद नीचे जाएगा 70 यस मान लेंगे। तो मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में होता है। तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि 70 यस और 80 यस क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया वैसे इसका जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर पता लगाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी खोज किसने किया, पैलाडेन ने। इसका कार्य क्या है, जो है प्रोटीन का निर्माण करना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अलग अलग पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70 यस, यूकैरियोटिक में 80 यस पाया जाता है। इसको कैसे पता चला कि कौन सा 80 यस कौन 70 यस, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे ही। हम आकार के हिसाब से इसका जो है पता नहीं लगा सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आकार के हिसाब से कतई नहीं पता लगेगा। वो जो है जब द्रव में डालेंगे जो पहले जाएगा नीचे वही जो है बड़ा है, और जो बाद में जाएगा वही छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आगे जो नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा वो अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इस मतलब ये सब चीज़ें नोट करिए, और जो है एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। अपने छोटे बहन भाइयों को जो 7-8 में, उनको ये चीज़ें बताइए, उनको दिखाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो जो है जितना ही आप शेयर करोगे, जितना ही पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो और जो भी डाउट रहेगा वो हमसे जो है डायरेक्ट जो है मतलब कमेंट में पूछिए, और इसका जो है PDF नोट्स आपको लिखा एकदम मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा PDF का। जितना मैं जिस क्लास में पढ़ाऊँगा उतना का नोट्स आपको उसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको नोट करिए, और फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो चलिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं।